हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे करियर ऑप्शन आफ्टर बी फार्मेसी। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज रहते हैं कि बी फार्मा करने के बाद उनके पास कितने करियर ऑप्शन हैं। ओके। और बहुत सारे बच्चे जो 12th का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और वो अगर नीट में जो है उनको अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो आगे उन लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि हाइलोजी में और कौन कौन से ऑप्शन हैं जहाँ पर वो कुछ कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। तो जनरली लोगों के मन में क्या रहता है, बी फार्मा करके बच्चा क्या करेगा कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा या फिर ड्रग इंस्पेक्टर बन जाएगा या फार्मासिस्ट बन जाएगा। ज़्यादा लोगों के पता नहीं होता है कि फार्मा करने के बाद, बी फार्मा करने के बाद बच्चे के पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बी फार्मा करने के बाद कौन कौन से जॉब ऑप्शंस हैं और उसमें कितनी सैलरी मिलेगी, आप लोगों को फ्रेशर की कितनी सैलरी मिलेगी, वही मैं चीज़ बताऊंगा। बाकी मैंने सारे ही फील्ड जो यहाँ डिस्क्राइब किए उन सभी के अलग अलग लेक्चर अपने जो प्ले लिस्ट है उसमें करियर गाइडेंस ऑप्शन वाली जो सीरीज़ है वो सीरीज़ में मैंने सारे ही करियर ऑप्शंस के बारे में अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आप वहाँ जाकर सारे वीडियो को देख भी सकते हैं। डिटेल में उस फील्ड के अंदर क्या क्या करना होता है वो सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। तो देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बी फार्म करने के बाद में आप लोगों को कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। तो देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर आप बन सकते हो। यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर में जो आपकी सैलरी होगी वो पेमेंट लेवल जो है वो पेमेंट लेवल 8 रहेगा 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, और अलग अलग जगह फिर वो अपग्रेड होते हुए 9 10 इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी एनुअल सैलरी रहेगी वो एनुअल सैलरी रहेगी ऑलमोस्ट 8 लाख प्लस की जो है सैलरी आपकी रहेगी, एनुअल सैलरी। क्लियर। अब ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग हो सकता है। क्लियर। तो ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी रहेगी। यहाँ पर बी फार्म करने के बाद आपको 18 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास में आता है फार्मासिस्ट। अब फार्मासिस्ट जो है, देखिए यहाँ पर जैसे ड्रग इंस्पेक्टर तो केवल एक ही सेक्टर में जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब है। अब ड्रग इंस्पेक्टर में भी आगे फर्दर प्रमोशन होते हैं और सैलरी आपकी इंक्रीज होती जाती है। फार्मासिस्ट में 2 सेगमेंट्स हैं। एक आप गवर्नमेंट सेगमेंट के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर फार्मासिस्ट बनते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनते हैं, और एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर बनते हैं। तो यहाँ जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो फार्मासिस्ट बनेगा उसका पेमेंट लेवल 6-7 से स्टार्ट होगा। ओके। तो यहाँ पर जो सैलरी उसकी स्टार्ट होगी 6 लाख के आसपास जो है उसकी सैलरी रहेगी। 5.5 टू 6 लाख जो है उसकी सैलरी फ्रेशर की रहेगी अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉइंट होता है। और अगर वो प्राइवेट सेक्टर में अपॉइंट होता है, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो अब यहाँ पर हॉस्पिटल का लेवल देखना पड़ेगा कि हॉस्पिटल कितना बड़ा है, या फार्मासिस्ट शॉप पे अगर वो लगता है तो वहाँ पर कितनी बड़ी चेन में वो लगा है, जैसे अपोलो फार्मेसी में लगा है, या फिर अगर हॉस्पिटल में लगा तो अपोलो हॉस्पिटल में लगा है, या फोर्टिस हॉस्पिटल में लगा है। तो वहाँ पर अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग सैलरी रेंज हो सकता है। अगर छोटे हॉस्पिटल में लगा है तो 15 से 20 हज़ार की उसकी स्टार्टिंग पर मंथ होगा, और थोड़ा बड़े हॉस्पिटल में है तो 20 to 25,000 to 30,000 के आसपास उसे पर मंथ अर्निंग हो जाएगी फ्रेशर को। अगर और छोटे हॉस्पिटल में लगा है तो उसमें 12 से 15 हज़ार उसकी स्टार्टिंग होगी। तो ये डिपेंड करेगा प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कि हॉस्पिटल कैसा है, मतलब किस लेवल का हॉस्पिटल है। देन हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर क्यूए ऑफिसर में उसकी शुरुआत हो सकती है, और क्यूए ऑफिसर बी फार्म करने के बाद ही वो लग सकता है। तो यहाँ पर आपकी जो शुरुआत होगी 2.8 लाख से शुरुआत हो जाएगी। अब ये 2.5 भी हो सकता है, किसी में 2.8 भी हो सकता है, और किसी में 3.5 भी हो सकता है। तो अगर इंडियन कंपनी है और इंडिया में भी अगर टॉप मोस्ट कंपनी है तो वहाँ 2.8 से हो सकता है, और मल्टीनेशनल है तो वहाँ 3 और 3.5 से भी शुरुआत हो सकती है। ये फ्रेशर की सैलरी है। जब उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो सैलरी और इंक्रीज हो जाएगी। क्यूए और क्यूसी लगभग सिमिलर सा ही होता है। तो यहाँ भी 2.5 लाख पर एनम और 2.8 लाख पर एनम से शुरुआत हो सकती है। अगेन सिमिलर वही सिचुएशन है यहाँ पर भी कि इंडियन कंपनी है तो इंडियन में कितनी हायर बिगर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सन फार्मा हो गया या अरबिंदो फार्मा हो गया। ओके। और
छोटी कंपनी है जैसे कि रूसान फार्मा है या और कुछ छोटा ऑर्गेनाइजेशन है हो गया, ठीक है ना, मेडनेक्स फार्मा हो गया, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन जिनका 50 करोड़ 100 करोड़ का टर्नओवर है, वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ सैलरी का स्ट्रक्चर थोड़ा कम होगा। और मल्टीनेशनल कंपनी है जैसे कि आपने इलाई लिली में ज्वाइन किया है या फिर आपने माइलन फार्मा में ज्वाइन किया है, नोवार्टिस में ज्वाइन किया, तो वहाँ सैलरी लेवल हायर होगा। फ्रेशर की सैलरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफिसर की शुरुआत भी यहाँ पर आपकी, अगर छोटी कंपनी है तो वहाँ पर 1.8 लाख से शुरू हो सकता है, और तो मल्टीनेशनल में गए आप तो 2.5 और 2.8 लाख से अलग अलग कंपनी में अलग अलग सिचुएशंस हैं, वहाँ से शुरू हो सकता है। R&D साइंटिस्ट बनते हैं तो जनरली R&D साइंटिस्ट और F&D साइंटिस्ट लगभग सिमिलर सैलरी होती है, बट यहाँ केवल आप बी फार्मा करके नहीं जा पाएंगे, यहाँ पर आपको M.Pharm या PhD भी करनी पड़ेगी। तो R&D साइंटिस्ट और F&D साइंटिस्ट दोनों ही जगह लगभग आपकी सिमिलर सैलरी स्टार्ट होगी। तो यहाँ आपको, अगर हम छोटी कंपनी में आप R&D साइंटिस्ट तो 3.5 लाख से स्टार्ट होगा, और यही अगर आप मल्टीनेशनल नोवार्टिस या काफ़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे फाइजर में लगे हैं तो वहाँ पर आपका 4.5/5 लाख से शुरुआत हो सकती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका पोटेंशियल कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। बट एक जनरली हम ये कह सकते हैं कि 3 से लेकर 4.5 और 5 के बीच में आपकी शुरुआत हो जाएगी, और अगर आपने 5 से शुरुआत करी तो फिर आपका हाइक जो है और आगे अच्छा होता जाएगा। तो R&D साइंटिस्ट, F&D साइंटिस्ट। देन टॉक्सिकोलॉजिस्ट की बात करते हैं। टॉक्सिकोलॉजिस्ट भी आप जो जनरली है बी फार्म करने के बाद आप M.Pharm करते हैं फार्माकोलॉजी स्ट्रीम के अंदर, और उसके बाद आपका जो PhD करते हैं तो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर हो जाता है, तो वहाँ पर आप फिर जो है टॉक्सिकोलॉजी के अंदर भी जा सकते हैं और यहाँ भी आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। M.Pharm करने के बाद भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ भी जो शुरुआत, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप साइंटिस्ट बनते हैं तो आपका 8 लाख से शुरुआत हो जाएगा। ओके, डिपेंड करेगा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पर, जनरली जो है साइंटिस्ट लेवल ए वाली जो पोजीशन है, साइंटिस्ट लेवल जो फर्स्ट जो पोजीशन है वहाँ पर 7 to 8 लाख के आसपास आपकी शुरुआत हो जाएगी। या इवन फार्मास्यूटिकल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपकी शुरुआत 5 लाख रुपीज़ से हो जाएगी। बट यहाँ पर आप लोगों को M.Pharm PhD करना पड़ेगा। देन हम मेडिकल राइटर की बात करते हैं, तो मेडिकल राइटर भी बी फार्म के बाद भी बन सकते हैं, बट वहाँ पर आपको एक PG डिप्लोमा का कोर्स करना पड़ेगा। और ज़्यादातर बच्चे जो है PG डिग्री करते हैं और PhD भी करते हैं। तो PG डिग्री जैसे M.Pharm आपने किया है तो वहाँ उसके बाद आप मेडिकल राइटर बन सकते हैं, और यहाँ आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है। यहाँ शुरुआत आपकी 4 लाख रुपीज़ से हो सकती है। अगर और छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ 3.5 से होगी, बट जनरली 3.5 और 4 के आसपास आपकी 3.5, 3.8 और 4 से आपकी 4 लाख पर एनम से आपकी शुरुआत हो जाएगी। कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आपको 5 लाख रुपीज़ भी मिल जाएंगे। और ये मेडिकल राइटिंग की जो जॉब है इसमें आप एज ए फ्रीलांसर भी आप वर्क कर सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम भी किया जा सकता है। देन वी हैव अ मेडिकल कोडर। बी फार्म करने के बाद आप मेडिकल कोडिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, और यहाँ पर आपको बी फार्म के बाद एक मेडिकल कोडिंग का कोर्स करना होगा। वो 6 महीने का भी होता है और 8 महीने का और साल भर का भी होता है, और किसी जगह 3 महीने में भी ये कोर्स कराया जाता है। तो यहाँ मेडिकल कोडिंग का आप कोर्स कर सकते हैं। और मेडिकल कोडिंग में क्या होता है वो तो मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। सिमिलरली मेडिकल राइटिंग में भी मैंने अलग वीडियो बनाया, वहाँ पर भी आप उसकी पूरी डिटेल दे सकते हैं। यहाँ मेडिकल कोडिंग में आपकी शुरुआत 2.5 लाख रुपीज़ से हो जाएगी, और यहाँ पर कंप्यूटर और टेक सेवी वर्क है, यहाँ पर कंप्यूटर पर वर्क करना पड़ेगा। मेडिकल राइटिंग में सिमिलर कंप्यूटर पर ही आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा। देन IPR एग्जीक्यूटिव मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। उसके बाद ये इनिशियल फर्स्ट पोस्ट के नाम मैंने आपको लिखे हैं। सभी ही जितने भी सेगमेंट में बता रहा हूँ उनमें हायर अलग अलग सेगमेंट्स भी हैं, मतलब फर्स्ट लेवल जॉब, फिर उसके बाद प्रमोशन एंड प्रमोशन, उससे अलग अलग नाम, आपकी जो जॉब प्रोफाइल के अलग अलग नाम क्रिएट होते जाएंगे। तो IPR एग्जीक्यूटिव में आपकी शुरुआत 3 लाख रुपीज़ से हो जाएगी अगर आप जो है इंडियन कंपनी ज्वाइन करते हैं
और केपीओ वगैरह अगर आप ज्वाइन करते हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो आपकी 4.5/5 लाख से भी आपकी शुरुआत हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज एंड डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। और साथ ही अगर आपने बी फार्म के साथ में अगर आपने आईपीआर में अगर डिप्लोमा किया हुआ है, ओके, तो वहाँ से भी आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। तो नेशनल लॉ कॉलेज वगैरह जो हैं वहाँ से आईपीआर में पीजी डिप्लोमा होता है। उसके अलावा ड्रग रेगुलेटरी ऑफिसर भी आप बन सकते हैं बी फार्म करने के बाद। यहाँ पर भी आप लोगों को अलग से पीजी डिप्लोमा करना पड़ेगा या डिप्लोमा इन ड्रग रेगुलेटरी अफेयर का कोर्स करना पड़ेगा, और उसके बाद आप इस फील्ड में जा पाएंगे। और या फिर आप एम फार्म डीआरए में करते हैं तो उसके बाद आप इस सेगमेंट में जा पाएंगे। तो यहाँ भी जो आपकी शुरुआत होगी 3.5 लाख से और 3 लाख से शुरुआत होगी, और 3.5 to 5 लाख का जो है आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। ये वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, सभी में, प्राइवेट कंपनी में सभी में यही डिपेंड करेगा। देखिए, इनिशियल सैलरी रेंज दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो कंपनी का लेवल कैसा है, इंडियन कंपनी है या मल्टीनेशनल कंपनी है। और इंडियन में भी दो सेगमेंट हो गए कि जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है और 500 करोड़ से नीचे, ओके। और दूसरा, आपका जो जिस कॉलेज से आप स्टडी कर रहे हैं उस कॉलेज का लेवल, इंटरनेशनल लेवल क्या है, इंटरनेशनल रेपुटेशन उस कॉलेज की कैसी है। और प्लस साथ ही साथ में सबसे बड़ा फैक्टर कि आपकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस क्या रही है। तो देखिए, इस तरह से हमने ये कुछ 12 फील्ड हमने देखे। अब उसके बाद आप जा सकते हैं क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में, सीआरओ के अंदर जा सकते हैं। तो आप सीआरसी क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं और सीआरए भी बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। तो यहाँ भी आपकी जो शुरुआत होगी 2.8 से लेकर 4.5 और 5 लाख रुपीस तक आपकी एनुअल जो है शुरुआत हो जाएगी। ये हम अगेन वही हमारा है कि डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, आपने आईटी ऑर्गेनाइजेशन में गए जैसे टीसीएस में गए हैं, या किस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में आप गए, छोटे सीआरओ में गए हैं या बड़े मल्टीनेशनल सीआरओ में गए, तो उसी पर डिपेंड करता है। फार्माको विजिलेंस ऑफिसर नेक्स्ट जो है हमारा करियर ऑप्शन है, और फार्माको विजिलेंस ऑफिसर में आपकी जो शुरुआत हो जाएगी 3 to 5 लाख से आपकी जो है शुरुआत हो जाएगी, ओके। कुछ फील्ड हमारे ऐसे हैं जहाँ पर आपको और ज़्यादा सैलरी हाइक भी मिल सकता है, ओके। क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर ऐसा है जहाँ पर कि आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाएगी। इसके लिए आपको पीजी डिग्री करना होगा और साथ में सैस प्रोग्रामर का एक डिप्लोमा भी करना होगा। तो यहाँ आपकी शुरुआत जो है, फ्रेशर की जो शुरुआत है 4 to 6 लाख से हो सकती है। इट्स ऑल्सो अगेन डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन और आपका क्या लेवल है, आपने कितने परफेक्ट हो आप उस प्रोग्रामिंग में, ओके। और हो सकता है 4 से थोड़ा कम में भी हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। देन फार्मा बिजनेस एनालिस्ट, फार्मा बिजनेस एनालिस्ट के लिए आपको या तो एमबीए करना होगा, बी फार्म करने के बाद एमबीए करना होगा, ओके। और एमबीए करने के बाद फार्मा बिजनेस एनालिस्ट में आपकी शुरुआत जो है 5 लाख रुपीज से शुरू होके अप टू 8 लाख रुपीज तक जा सकती है, डिपेंडिंग इट्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी कंपनी आपने ज्वाइन की है। देन केमिस्ट की जो जॉब है, केमिस्ट की जॉब 2 सेक्टर में हो सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकती है और प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है। अगर आप केमिस्ट की जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ आपकी शुरुआत 6 लाख रुपए से हो जाएगी पर एनम, और अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आपकी शुरुआत 3 लाख रुपए से जो है 5 लाख रुपए तक आपकी जो है शुरुआत हो जाएगी एज अ फ्रेशर। देन फार्माकोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट आप एम फार्म फार्माकोलॉजी में करेंगे, उसके बाद आप फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और फार्माकोलॉजिस्ट में भी आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और वहाँ पर जो है आपकी शुरुआत जो है 3.5 लाख रुपीज़ से आप एज ए साइंटिस्ट बन सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए फार्माकोलॉजिस्ट अपॉइंट होते हैं तो आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी वो 6.5 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होगी, ओके। क्लिनिकल साइंटिस्ट अगर आप बनते हैं तो यहाँ वही है जो आर&डी साइंटिस्ट को मिलता है, वही क्लिनिकल साइंटिस्ट को मिलता है। तो क्लिनिकल साइंटिस्ट में भी 2 हमारे पास में कैटेगरी हो गई, या तो आप सीआरओ में लगे हैं, ओके, या तो सीआरओ में लगे हैं या पर्टिकुलरली बीए बायोएबिलिटी बायो इक्विवेलेंस स्टडी के अंदर लगे हैं। तो यहाँ पर भी जो आपका स्टार्टिंग जो पैकेज है वो
3.5 to 5 लाख हो सकता है। देन आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम के ऑफिसर बने हैं तो यहाँ जो है आपकी शुरुआत जो है 5 लाख रुपीज से होगी। 5 to 8 लाख और 9 लाख तक आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट आप बी फार्म करके बाद MBA फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में करेंगे तो वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। PMT के लिए, PMT टीम में जाने के लिए आपको MBA करना होगा फार्मास्यूटिकल में। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब जो कि जनरली ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं। अब इसमें भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कंपनी में, PG कंपनी में, प्रोपेगेंडा कंपनीज में हैं, या फिर लोकल आपके एरिया की कंपनी में है, या फिर इंडियन कंपनीज में है, या मल्टीनेशनल कंपनीज में है। शुरुआत 1.8 लाख से शुरुआत होकर अप टू 4.5 और /5 लाख तक आपकी शुरुआत हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एजुकेशन। आपने केवल डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा फार्मेसी किया है, या कुछ बच्चों ने BSc भी किया होता है, कुछ ने B फार्म भी किया होता है, कुछ BCom करके भी यहाँ आ जाते हैं। तो अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग एजुकेशन लेवल है और अलग अलग कंपनी लेवल है, तो उसके अकॉर्डिंग रेंज जो है मैंने आप लोगों को बताई। नेक्स्ट है टीचिंग की ज़रूरत होती है, आपको पता ही है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में टीचर्स होते हैं यहाँ पर। तो अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप टीचर हैं, ओके, और अगर प्राइवेट में आप अगर टीचर हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। ओके, तो गवर्नमेंट में अगर आप टीचर हैं तो आपकी शुरुआत 8 लाख पर एनम से शुरू हो जाएगा, और अगर आप प्राइवेट में हैं तो इट्स डिपेंड कि आपको जो है 4 लाख से आपका जो है इनिशियल स्टार्टिंग हो जाए। ओके, अगेन डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज कि प्राइवेट कॉलेज है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या डीम्ड यूनिवर्सिटी है। 3 लाख भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है, 5 और 6 लाख भी हो सकता है। टोटली डिपेंड ऑन द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, केवल एक ही कॉलेज है या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है या काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है, अच्छी यूनिवर्सिटी, किस तरह की यूनिवर्सिटी, इट्स डिपेंड ऑन दिस वन। उसके बाद फार्मा पैकेजिंग एक और सेगमेंट है। यहाँ पर आप बी फार्म करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग है, वहाँ से पैकेजिंग के अंदर आप डिप्लोमा कर सकते हैं और उसके बाद पैकेजिंग इंडस्ट्री में आप मूव कर सकते हैं, चाहे वो फार्मा की पैकेजिंग हो, चाहे वो FMCG की पैकेजिंग हो, या चाहे किसी कॉस्मेटिक की हो, या किसी की भी पैकेजिंग हो, आप उस पैकेजिंग के फील्ड में जा सकते हैं। तो यहाँ भी जो है आपकी शुरुआत जो है 2.5 लाख से शुरू होकर आप जो है 3.5 तक जो है इनिशियल आपको स्टार्टिंग मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास में आता है HEOR, हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर फोरकास्टिंग स्टडीज होती है, किसी कंपनी को कहाँ पर जाना है, किस तरह की अपना ड्रग लॉन्च करनी है, अपने प्रोग्राम लॉन्च करने, तो उसकी स्टडी की जाती है HEOR एग्जीक्यूटिव में। और ये जनरली आप PG M.Pharm जो करोगे, M.Pharm करने के बाद HEOR एग्जीक्यूटिव जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपकी शुरुआत 4 लाख टू 5 और 6 लाख तक आपको जो है इनिशियल सैलरी मिल सकती है। ये फ्रेशर की सैलरी हम सब जगह डिस्कस कर रहे हैं। देन लैब टेक्नीशियन 2 फील्ड में हो सकते हैं, गवर्नमेंट फील्ड और प्राइवेट फील्ड। तो गवर्नमेंट फील्ड के अगर अंदर आप जाते हैं तो गवर्नमेंट में जो आपकी सैलरी स्टार्ट होगी वो 4 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और अगर प्राइवेट में जाते हैं तो 2.5 लाख रुपीज़ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट, अगेन यहाँ पर पब्लिक हेल्थ में आपको PG डिग्री करनी पड़ेगी, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ करना होगा, और मास्टर इन पब्लिक हेल्थ में जाने के बाद आपको जो स्टार्टिंग पैकेज है वो 5 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो 5 to 7 लाख से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है। फर्दर कॉस्मेटोलॉजिस्ट, तो कुछ जगह M.Pharm करने के बाद यहाँ पर कॉस्मेटोलॉजी में आप M.Pharm करेंगे फार्मास्यूटिक्स से, ओके, फार्मा केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं, सभी फील्ड के M.Pharm इसमें जा सकते हैं, क्योंकि कॉस्मेटोलॉजी में आपको M.Pharm फार्माकोग्नोसी वाले भी चाहिए, इकोलॉजी वाले भी चाहिए, सूटिक्स और केमिस्ट्री वाले भी चाहिए। तो M.Pharm करने के बाद जाएंगे, या कुछ जगह कॉस्मेटोलॉजी के अंदर PG डिग्री होती है तो उसमें भी जा सकते हैं। तो अगेन एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी वो 4 लाख से आपका स्टार्टिंग हो जाएगा पर एनम, ये स्टार्टिंग सैलरी है। और 4 to 5 लाख का हम इनिशियल पैकेज बता के चल रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर किसी भी जगह अगर सैलरी बताई जाती है तो वो एक
हाईएस्ट किसी कॉलेज में अगर कोई पैकेज लगा है किसी बच्चे का, तो जो हाईएस्ट सैलरी होती वो बताई जाती। मैं यहाँ पर जितनी भी आपको सैलरी बता रहा हूँ ऑन एन एवरेज सैलरी बता रहा हूँ कि हायर और लोअर का जो एवरेज आएगा वही मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। उसके बाद हमारे पास में आता है मेडिकल डिवाइस ऑफिसर। मेडिकल डिवाइस के फील्ड में एम फार्म करने वाला बच्चा जाएगा, या एम फार्म आपने मेडिकल डिवाइस में किया है तो वो बच्चा जाएगा। तो यहाँ भी जो आपका सैलरी पैकेज 3.5 से स्टार्ट होके 5 लाख तक आपको स्टार्टिंग 5.5 और 6 लाख तक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास में आता है ड्रग सेफ्टी ऑफिसर, और ड्रग सेफ्टी ऑफिसर में आपको जो सैलरी मिलेगी वो 4.5 लाख से स्टार्ट होकर 5 और 6 लाख तक आपको ड्रग सेफ्टी ऑफिसर में सैलरी मिल जाएगी। यहाँ भी मल्टीनेशनल कंपनी है या फिर नेशनल कंपनी है या सीआरओ है या आईटी इंडस्ट्री है, उस पर डिपेंड करेगा। देन फार्मेसी, आप अपनी इंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शन है इंटरप्रेन्योरशिप के। फार्मेसी शॉप के ओनर हो गए आप, आपकी खुद की शॉप है, तो अब इसमें तो अर्निंग का कोई लिमिटेशन नहीं है। खुद की शॉप है तो आप कितना भी अर्न कर सकते हैं। मतलब आपकी हॉस्पिटल के सामने ही शॉप है तो आप 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, किस लोकेशन पे आपकी शॉप है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना पैसा मिल रहा है। आपकी रेंटेड शॉप है या आपकी खुद की ओन्ड शॉप है, तो इनिशियल आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा। और अभी तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भी चल रही है, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग भी मिल रहा है, तो जिनके पास अपना फंड नहीं है वो भी अपनी शॉप कम पैसों में गवर्नमेंट की सब्सिडी के थ्रू ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ डिपेंड करता है आपकी शॉप की लोकेशन क्या है, आपका डॉक्टर्स के साथ में कितनी लाइजनिंग है, और हॉस्पिटल के सामने ही है या कहाँ आपकी शॉप है, और कस्टमर से आपका कैसा बिहेवियर है, उस पर आपकी जो अर्निंग है वो डिपेंड करती है। तो इनिशियल आप मान के चलो कि 2.5 से 3 लाख आप इनिशियल फर्स्ट साल में ब्रेक इवन करके इतना अगर आप अर्न कर लेते हो तो 2 से 3 साल के अंदर आपका बिजनेस बहुत अच्छा सेटअप हो जाएगा। उसके बाद हम फार्मेसी ओनर के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप में और क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो मेडिसिन्स के, आयुर्वेदिक मेडिसिन के हो सकता है, हर्बल के हो सकता है, या कॉस्मेटिक्स के हो सकता है। उसका कैरी एंड फॉरवर्ड C&F का बिजनेस ले सकते हो। ओके, बहुत सारे बिजनेस है, तो यहाँ पर भी आपकी सैलरी अच्छी होगी, बट यहाँ पर आपको इनपुट कॉस्ट काफ़ी लगेगी। मतलब आपको कम से कम 25-30 लाख या 40-50 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, तब जाके आप डिस्ट्रीब्यूटर बन पाएंगे। ओके, तो मिनिमम 10 लाख तो आपको लगाना ही पड़ेगा, शॉप वगैरह और ये सारा खर्चा मिलाएंगे तो आपको 30 से 50 लाख रुपए आपका लग जाएगा। उसके अलावा आप क्या बन सकते हैं, पेटेंट एजेंट बन सकते हैं। बी फार्म कंप्लीट करने के बाद आप पेटेंट एजेंट का एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम आप पास कर लीजिए, और पेटेंट एजेंट अगर आप बन गए तो आपकी जो सैलरी होगी वो ऑलमोस्ट 4.5 लाख से स्टार्ट हो जाएगी। डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, 4.5 लाख और 4 लाख यहाँ से स्टार्ट होकर, और आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रहेगी, बट मिनिमम 3.5, 4 और 4.5 से आप स्टार्टिंग ले लेंगे। देन होलसेलर भी बन सकते हैं, ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है। और उसके अलावा और क्या आप कर सकते हैं, उसके अलावा देखिए गवर्नमेंट जॉब काफ़ी सारी है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि फार्मा फील्ड के अलावा फार्मेसी का बच्चा गवर्नमेंट फील्ड में और क्या क्या कर सकता है। तो देखिए, जो गवर्नमेंट के जो ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो आप सब दे सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लासमेट्स हैं या सीनियर हैं और जूनियर हैं, या मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी हैं, जो कुछ बच्चे बैंक पीओ का एग्ज़ाम करके बैंक पीओ बन गए, कुछ पटवारी भी बन गए, कुछ हवलदार बन गए, और कुछ जो है सूबेदार बन गए। क्लियर, तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब क्लियर किए, और बहुत सारे बच्चे हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वहाँ पर उन्होंने तैयारी की और वो IAS और IPS ऑफिसर भी बने हैं। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी आप कर सकते हो, पब्लिक सर्विस कमीशंस के थ्रू आप काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स में जा सकते हो। तो यहाँ सारा ऑप्शंस आपके लिए ओपन है। ऐसा नहीं कि फार्मा में किया तो सब कुछ फार्मा में ही करना है। तो ये 34 नंबर का जो जॉब गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन है, अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो आप जो मैं टोटल आपको 35 प्लस जो ऑप्शन बता रहा हूँ, तो यहाँ इसी को अगर हम पूरा खोल के बताएंगे, जो कि मैंने एक ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब वाले सेक्शन में बताया हुआ है, तो आपको बहुत सारे मल्टीपल 100 प्लस ऑप्शंस आपके हो जाएंगे। जितनी गवर्नमेंट जॉब है, जितनी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम है, उन सब के लिए अलग अलग आप एग्जाम, SSC का आप एग्ज़ाम दे सकते हो, और SSC में अलग अलग इनकम टैक्स फील्ड में जा सकते हो। हमारा एक सीनियर जो है वो इनकम टैक्स में इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो
अलग अलग जगह जा सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी फील्ड में रहें। और फ्रीलांसिंग तो कोई भी कर सकता है, मीन्स आपकी एक्सपर्टाइज़ है और आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो है अभी बी फार्मा भी कर रहे हैं और साथ के साथ सोशल मीडिया, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब चैनल्स हैं उनके, तो वो अपनी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। इवन मेडिकल राइटिंग, मेडिकल कोडिंग, आईपीआर, इसमें भी फ्रीलांसिंग होती है। पेटेंट के वर्क के अंदर भी फ्रीलांसिंग होती है। तो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, काफ़ी सारे ऑप्शंस है, काफ़ी सारा करियर अवेलेबल है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ये मैंने केवल फ्रेशर्स की आपको सैलरी बताई है। ओके, यहाँ पर जब आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे 5 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस होता है, सब में आप 5 साल के एक्सपीरियंस बाद 10-10 लाख से प्लस के पैकेज पे आप पहुँच जाओगे। और आपको 10 से 15 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, कुछ ऐसे फील्ड है जहाँ पर आप 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख और इवन 50 लाख से तक के पैकेज पर आप लोग पहुँच जाओगे। तो मल्टीपल ऑप्शन है। और इंडिया से अगर आप बाहर जाते हो तो और बहुत ज़्यादा पैसा फार्मा सेक्टर में अवेलेबल है और बहुत अच्छी रेपुटेटेड लाइफ आपकी रहेगी। ऐसा नहीं कि रेपुटेटेड लाइफ नहीं रहेगी, सोसाइटी में बहुत अच्छी वैल्यू आप लोगों की रहेगी। तो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि नीट में अगर जो है आपका बायोलॉजी में, मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ, डेंटल में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपके करियर ऑप्शंस खत्म हो गए। करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, करियर ऑप्शंस की कहीं कमी नहीं है, बस कमी है तो मन लगाकर पढ़ने की है। मन लगाकर आप उस फील्ड में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ है तो इसका मतलब उसका स्कोप है। तो हर फील्ड है, हर फील्ड का कुछ ना कुछ स्कोप होता है, बस ज़रूरत होती है उस फील्ड में मन लगाकर और शिद्दत से काम करने की। आई होप आप लोगों को सारे फील्ड जो है समझ में आए होंगे। और आप लोगों को अगर ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। और उन बच्चों तक भी शेयर करें जो 12th के बाद नीट में सक्सेस नहीं हुए हैं और वो करियर ऑप्शंस की तलाश में हैं और फार्मा में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और इवन जो बी फार्मा कर रहे हैं, उन बच्चों को भी अगर इतने सारे फील्ड के बारे में पता नहीं है, तो डेफिनेटली जो है वो इस लेक्चर को सुनकर आप सभी तक इस लेक्चर को पहुंचाएं। जय भारत, जय हिंद।